हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? आवाज आ रही है बेटा? ओके, क्या हाल चाल तुम लोग का? सब बढ़िया हाल चाल बच्चा? यस सर। तो हम लोग को आज स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, है ना? मिनट। हाँ बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है बच्चा? तो देखो, देखा जाए बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, है ना बेटा? तो देखो, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा, है ना? चीजें वही है, चीजें वही है बेटा, कुछ नया नहीं है ना? बस समझो ये कि जो हमने पढ़ा है बेटा, उसको बस कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है बेटा? तो चल, कंडक्टर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट रूल्स है बेटा, है ना? ध्यान दें, सम स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ कंडक्टर्स, है ना बेटा? कंडक्टर्स का कुछ रूल्स है बेटा? बट ध्यान रखेंगे, ये रूल्स कब है बच्चा? ये रूल्स हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। कोई बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन का मतलब क्या होता है, बोलो? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट, बिल्कुल सही कहा, है ना बच्चा? चार्ज हमेशा क्या होगा? कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्ज है बेटा, वो रेस्ट में है, वो कभी मूव नहीं करेगा, है ना बच्चा? ठीक है, तो देखो बच्चा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है? ऑल चार्जेस ऑन कंडक्टर। बोलो, कहां पे होता है बेटा? कहां होता है चार्ज? तो कहोगे अपीयर ऑन इट्स सरफेस, है ना बेटा? चार्ज जब भी होगा तो कहां होगा? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा बेटा, है ना? नो चार्ज रिसाइड इनसाइड कंडक्टर, है ना बेटा? कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई चार्ज नहीं होगा, है ना बच्चा? कंडक्टर के वॉल्यूम में कभी कोई चार्ज नहीं होगा बेटा। जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां होगा बच्चा? सरफेस पे होगा, ठीक है? रूल नंबर 2, ये सब रूल्स बेटा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, है ना? इसमें कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, है ना बच्चा? तो देखो बेटा, अगर कोई कंडक्टर के सारे चार्ज सरफेस पे है बेटा, है ना? क्यों क्यों ऐसे हैं? तो कहोगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो बताओ बेटा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बोलेंगे हम? बोलो बोलो। इनफाइनाइट, है ना बेटा? कोई सीमा नहीं, है ना? इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके पास इनफाइनाइट है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? तब सोचो कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है बेटा, अगर कोई भी हमारे पास कंडक्टर है और सारा चार्ज कहाँ है बेटा? सरफेस पे, है ना? तो अब सोचो, सारा चार्ज सरफेस पे है ना? तो अंदर में किसी पॉइंट को अगर निशान बना दो, तो बेटा इस वाले पॉइंट पे अगर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। बोलो बच्चा, किसी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज नहीं है बच्चा, इसका मतलब उस पॉइंट पे जितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा, एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज है ना? तो बताओ, इस वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में
क्या मोशन है बच्चा? नो सर। नो सर। बोलो। नो सर। नहीं है मोशन है बेटा, इसका मोशन मोशन नहीं है बेटा, इसका मतलब इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा। बोलो। यस तो सर। चार्ज पे फोर्स कहां से आएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से। और अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है ना। जीरो है। क्या कहेंगे बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा। क्या मतलब इसका बताओ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कंडक्टर के खुद के अपने चार्ज की वजह से एज वेल एज सराउंडिंग में और भी कोई चार्ज है बच्चा तो उसके वजह से भी मिला करके रिजल्टेंट हमेशा क्या बोलेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिंग वॉल्यूम। इन कंडक्टिंग वॉल्यूम इज ऑलवेज जीरो है ना बेटा। बोलो सही बात ना। इस कंडक्टर के अंदर पूरे वॉल्यूम में रिजल्टेंट फील्ड हमेशा जीरो होगा। रिजल्टेंट फील्ड जीरो का मतलब बेटा कहोगे अपने चार्ज की वजह से फील्ड और प्लस और भी कोई मेंबर अगर है बेटा तो उसका भी मिला करके यहाँ फील्ड कितना बेटा? जीरो। ठीक है। अब देखो रूल नंबर 3। अब बोलो बेटा अगर किसी एरिया में किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बेटा उसका क्या मतलब है? बोलो पोटेंशियल के बारे में क्या कहोगे? कांस्टेंट होगा। इक्वल पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा ना बेटा। बिल्कुल सही बात। तो क्या लिखेंगे? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेट मतलब फिर से वही अपने खुद की वजह से एज वेल एज सराउंडिंग की वजह से। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन कंडक्टिंग वॉल्यूम। इन कंडक्टिंग वॉल्यूम है ना बेटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या होगा? पूरा यूनिफॉर्म रहेगा है ना। उसके पूरे वॉल्यूम में हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। समझे बेटा? तो कंडक्टर के जो 3 रूल है बेटा है ना ये कभी भी वॉयलेट नहीं होंगे। समझे बात को? और ये तीन रूल को लेकर के बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई सबको कि कंडक्टर्स के ये रूल्स कभी भी किसी भी कंडीशन में वॉयलेट नहीं करना है बच्चा। ये बेसिक मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ठीक है। लिखो इसको लिख लो। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। गर्वित पूछ रहा है आज शाम में क्लास है क्या? आज तुम्हारी कितनी क्लास है? 1 या 2? 2 या 3? 3 है सर। तो हर दिन 3 है कि किस दिन 2 भी है? सर रोज 3 है। रोज 3 ही होता है। हर दिन 3 है। किस दिन 4 भी होता है क्या? नो सर। नहीं सर नहीं। 4 नहीं होता कभी। संडे को ले लीजिएगा। 4 हाँ? तो जेई एडवांस का रुको देखते हैं किस दिन फिजिबल तुम्हारे लिए अच्छा हो। 27 को ले लो। संडे को? नहीं सर 27 को एग्जाम है। 27 को तुम्हारा टेस्ट है। तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा? हाँ तुम्हारा एग्जाम 27 को है ना। एक मिनट हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम ये कह रहे थे कि अगर पोटेंशियल जीरो हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है क्या? नहीं बच्चा बिल्कुल नहीं। सोचो 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में 2 पॉजिटिव चार्ज के एग्जैक्टली बीच में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना। यस सर। लेकिन पोटेंशियल जीरो होगा क्या? नहीं होगा। नहीं ना बच्चा। 2 पॉजिटिव चार्ज ले दो। एक ले लो पॉजिटिव चार्ज एक ले लो नेगेटिव चार्ज। एकदम Yes, मिड sir. पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा लेकिन फील्ड जीरो नहीं होगा। ओके सर। थैंक यू सर। संडे को तुम्हारा टेस्ट थोड़ी है यार। तुम्हारा तो भी टेस्ट हुआ ना संडे को, पिछले संडे को। सर एडवांस का पेपर है। एडवांस का एग्जाम। अच्छा एडवांस का तुम्हारा एग्जाम होगा संडे को। सही बात है सही बात है। और संडे को तो मैं ही बहुत बिजी रहूंगा फिर तो यार। रुको देखते हैं किस दिन और कर सकते हैं तो। अच्छा कल 1 बजे से कर लें।
कल तुम लोग की थर्सडे क्लास है ना, नहीं कमी भी 3 क्लास, चौथी हो जाएगी। कल शाम में रख लेते हैं बेटा, कल शाम में कर पाओगे? या Yes, फिर एक sir. उपाय और कर सकते हैं, देखो, या सबसे अच्छा तो ये हो कि हमारी जिस दिन फर्स्ट क्लास है, मान लो जिस दिन पहली क्लास हमारी हो, वहां 1 घंटे पहले स्टार्ट कर ले 7 बजे से। Yes, sir. सही है। यस सर, ऐसा ओके बोलो, सर, ओके चलेगा सर। ये सर, बेटर हाँ। रहेगा? यस सर। हाँ यस सर, हाँ। फ्राइडे को हमारी क्लास 8 बजे से है, फ्राइडे को हमारी क्लास 8 बजे से है, सैटरडे को भी 8 बजे से Yes, sir. है ना? या तो हाँ। फ्राइडे को 1 घंटे पहले कर लेते हैं, या फ्राइडे को भी और सैटरडे को भी कर लें आधे घंटे 1 घंटे पहले। आधे घंटे वाले कर लो सर, आधे घंटे। तो दोनों आधे ही आधे दिन घंटे कर कर लो। लो। सर सही है। हाँ, अच्छा दोनों ही ठीक है, दिन कर लो सर। हाँ ठीक है, ओके। नोट कर लिया बेटा? सर नोट कर लिया। ओके, तो चलो बच्चा एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखा जाए। इन्हीं 3 पॉइंट के कॉन्सेप्ट के आधार पे एक क्वेश्चन देखें बच्चा। कि देख बेटा, क्वेश्चन हमारा ये है कि एक मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, मतलब पूरा ये स्फीयर है, कंडक्टर वॉल्यूम का, पूरे कंडक्टर का ही है, सॉलिड, और इस पे हमारा चार्ज है बेटा कैपिटल क्यू, ठीक है? इसकी जो रेडियस है बेटा ये है कैपिटल आर, है ना? अब देखो, इसका जो सरफेस 1 है पॉइंट, इस वाले पॉइंट का सरफेस, सामने का सरफेस, इस सामने के सरफेस से कैपिटल 2r कर लेते हैं डिस्टेंस, 2r की दूरी पे, 2r की दूरी पे एक और चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, है ना बेटा? ये पॉइंट चार्ज फिक्स्ड है और स्फीयर भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है, दोनों में से कोई मूव नहीं करेगा, ठीक है बेटा? ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर, बी वाला पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो गया बेटा बी पॉइंट, ठीक है? तो देखो बेटा, सी तो दिख ही रहा है कि सी हमारा क्या है बेटा, सेंटर है, जबकि ए और बी क्या है, ये दोनों पॉइंट जो है बेटा वह है जस्ट इनसाइड सरफेस, है ना? सरफेस के जस्ट अंदर, वो स्फीयर के इंटरनल पॉइंट है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है ना बेटा? और ये क्या है, ये एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है बच्चा, ठीक है? तो देखो, क्वेश्चन से पूछता है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी, समझा बेटा? ए बी सी इन तीनों पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है बच्चा? सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट कहता है बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी, है ना बच्चा? लेकिन ड्यू टू कंडक्टर ओनली, सिर्फ कंडक्टर की वजह से, है ना बेटा? अब चलो तीसरा सवाल इसमें क्या है, अच्छा पहले ही करो, इसी में ऐड कर देंगे सीओडी बाद में, ए स्पेस यूज में लाएंगे अभी हम लोग। चलो करो तो बच्चा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो हो सकता है डायरेक्शन की जरूरत पड़े, तो ऐसे मान लो एक्स एक्सिस और ऐसे मान लो वाई एक्सिस। करो बच्चा। बनाते जाओ।
बनाते जाओ। दीपक फर्स्ट पार्ट बनाओ पहले। बिल्कुल सही लुभावनी। क्वाजी का ये बिल्कुल सही। दक्ष का ये बिल्कुल सही। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में आओ। नहीं बेटा, वैष्णवी गलत कर रही है। ऑप्शन नोट के चक्कर में क्यों पड़ रही है? के किटा में बोल रहा बेटा आंसर। राम शर्मा को टाइम नहीं देने बहुत प्रॉब्लम आ रही है। होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हो पाता। होमवर्क पूरा कंप्लीट अगर नहीं भी हो पाता है तो टेंशन मत लो, बस ये ध्यान देना है कोई भी चीज छूटे नहीं। दीपक प्रजापति बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। सीएम शर्मा गलत जा रहे हो बच्चा। हाँ शिवम आगे बढ़ो। चलो देखो बच्चा, फर्स्ट वाले के लिए अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है बच्चा, तो जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होता है बच्चा। बोलो, किसी भी कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही ना होगा बेटा। बोलो, ये तो जान चुके हैं बेटा हम लोग, है ना। अब चलो बी की बात करें, तो बी वाले पे देखना बेटा, अगर मैं ए की बात करूं, ए वाला पॉइंट पे, इस ए वाला पॉइंट पे है ना बेटा, तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी पॉइंट पे एट ए बी एंड सी क्या कहोगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा बेटा? तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर बराबर जीरो। बोलो बच्चा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बोल बच्चा, सारे पॉइंट पे, है ना। तो अब सोचो, अगर मैं एट ए बोलूं बेटा, है ना, तो ए वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर क्या होना चाहिए? नेगेटिव ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से बेटा। तो पॉइंट चार्ज से यहाँ दूरी कितनी है बेटा? 2r ना। तो क्या लिख दोगे? नेगेटिव ऑफ के क्यू बाई 2r का स्क्वायर। बोलो बच्चा, इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा बेटा? नेगेटिव एक्स में ना, है ना। इसका मतलब ये हो गया माइनस आई कैप। तो आंसर कितना बेटा? के क्यू बाई 4 स्क्वायर आई कैप, है ना बेटा। अब अगर कहो एट बी, तो बी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू बाई, अब देखो बेटा बी वाला पॉइंट यहां से दूरी कितनी हो गई? 4r ना बेटा, 4r का स्क्वायर और ये भी माइनस आई कैप। तो ये हो गया बेटा के क्यू डिवाइड बाई 16r स्क्वायर आई कैप। बोलो बच्चा, ये बात समझ गए, है ना। और अब कहें एट सी, सी वाला पॉइंट पे भी सेम कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू डिवाइड बाई 3r का स्क्वायर, है ना बेटा, माइनस आई कैप, दैट इज इक्वल टू
ये हो गया बेटा प्लस के क्यू बाई 9r स्क्वायर आई कैप। बोलो बच्चा, ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो बोलो। सर सर बोलो बेटा। सर जैसे क्वेश्चन में सर जो टर्म यूज हुआ है सर कंडक्टिंग सर सॉलिड स्फीयर यूज हुआ है और फिर हम लोग कह रहे हैं कि कंडक्टर भी है, तो ये दोनों कंडक्टर है और सॉलिड है, बताओ क्या कॉपर का सॉलिड स्फीयर नहीं हो सकता बेटा? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। और कॉपर के कंडक्टर पे तुम कुछ भी चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ आएगा बोलो? सरफेस पे। बात समझ में आ गई? यस सर। कंडक्टर का मटेरियल हॉलो हो या सॉलिड हो बच्चा, दोनों ही सूरतों में चार्ज हमेशा कहाँ आएगा? ऑन इट्स सरफेस ओनली। यस सर। है ना? सर सर अगर क्यू चार्ज नहीं होता तो सर एबीसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? सेम होता। कैपिटल क्यों नहीं होता तो बोल रहे हो क्या? कैपिटल क्यों या स्मॉल क्यों? स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू अगर नहीं होता बेटा तो ए बी सी तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता बेटा, है ना? फर्स्ट का भी आंसर, सेकंड का भी आंसर, दोनों का सेम ही आंसर होता। तो सर ई कंडक्टर तो ये आ रहा है ना? क्या? सर ई कंडक्टर की तो वैल्यू आ रही है। कंडक्टर की वैल्यू आधी है मतलब? आ रही है मतलब के क्यू बाई 4r स्क्वायर आई। कहाँ पे? यहाँ पे सर बी तुमने क्या पार्ट कहा में कि ये निकाल। चार्ज को हटा दें, हटा दिया है चार्ज को। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर कुछ भी होगी तो किसकी वजह से होगी? कंडक्टर। कंडक्टर की वजह से होगी। अच्छा, यहाँ पे कोई और भी फील्ड होगा क्या इसके अलावा? नो सर। इसका मतलब जो कैपिटल क्यू का फील्ड होगा, कंडक्टर का फील्ड होगा, वही रिजल्टेंट फील्ड होगा। यस सर। होगा ना? जो वो रिजल्टेंट फील्ड है, एक ही फील्ड है वो रिजल्टेंट फील्ड है। और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो बताओ एबीसी फील्ड कितना हो गया? तो 0 नहीं, अगर सर हम क्यू चार्ज लगाते हैं तो कंडक्टर ई कंडक्टर की कुछ वैल्यू आती है, अगर नहीं लगाते तब वैल्यू 0 हो जाती है। हाँ ठीक तो है। सर ये एडजस्ट कैसे हो जाता है मतलब? क्योंकि ये कंडक्टर है, चार्ज मूव कर सकता है इसके ऊपर, है ना बच्चा? समझे? यस सर। अच्छा बताओ बेटा, अगर इस Q की जगह पे हम Q प्लस एक्स कर दें, मतलब इसकी चार्ज। साउंड नहीं आ रहा आपका। सर बीच में आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही सर। बोलो बच्चा। यस सर। अगर इसकी वैल्यू बढ़ा दें तो किसमें आंसर बदलेगा, किसमें नहीं बदलेगा? इसी में नहीं बदलेगा। बोलो। किसी में नहीं बदलेगा। किसी में नहीं बदलेगा। इससे क्या सीखा तुमने कि इन सारे पॉइंट पे, इस सारा अंदर वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंडक्टर के ऊपर क्या चार्ज है। बोलो बच्चा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा कंडक्टर के ऊपर क्या चार्ज है ना? हाउ इज द चार्ज ऑन कंडक्टर? कंडक्टर पे चार्ज जो है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? अब देखो डी, डी हमारा कहता क्या है बेटा? डी कहता है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बेटा, कहां पे? एट ए बी एंड सी। ठीक है बच्चा? फिर ई पार्ट में निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए बी सी ड्यू टू कंडक्टर ओनली। ठीक है बच्चा, करो। चार्ज तो सर यूनिफॉर्म होगा।
चार्ज वही का वही है जो सवाल में दिया गया था, वही है ना। देख बेटा, ये सोचो, पहली बात तो ये बात सोचो, सबसे पहले बात ये सोचो, सब लोग बोल रहा हूँ बेटा, कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी पढ़ने के बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। मैंने कहा इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, कोई नया चीज नहीं आएगा, बस पहले वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है ना बच्चा। तो पहले दिमाग में डालो कि हमें ये अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, बोलो कोई बताओ। हम लोग अलग से बेटा ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने की हमें क्या जरूरत है। एक तो पहली जरूरत ये बेटा कि आईटी में क्वेश्चन आ सकता है, एक तो इंपॉर्टेंट ये कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो दिमाग में बात रखो बच्चा ये कि देखो, पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसने यही पढ़ा कि किसी बॉडी को जितना चार्ज दे दो उतना ही चार्ज रहता है बेटा, न उसका चार्ज घटा न उसका चार्ज बढ़ा, है ना बेटा। जिसको जहां पे चार्ज दिया वो चार्ज हमेशा उतना ही रहा, है ना बेटा। लेकिन कंडक्टर की भारी समस्या क्या है बच्चा, कि अपने चार्ज को और अपने चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हमेशा ये बदल सकता है ना। इसकी परिस्थितियों के अनुसार चार्ज की वैल्यू और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल सकता है ना बेटा। तो अब हमें सीखना है कि चार्ज के बदलने वाली स्थिति में जैसा हम चार्जेस को देंगे वैसा ही चार्ज नहीं रहेगा, वो अपने आप को बदल लेगा। तो अपने आप को बदल करके कैसा कर लेगा, है ना बेटा, यही सब सीखना है बच्चा हमको। बात समझ में आई मेरी। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, चार्ज और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। सर सी में नॉन यूनिफॉर्म होगा। आगे बढ़ो। और हमने जितने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा, है ना, वो सारे किसके पढ़े हैं, यूनिफॉर्म के फॉर्मूले पढ़े हैं। इस बात का भी ख्याल रखना। सर डी में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है नेट, वो तो सब जगह सेम ही होगा। कांस्टेंट आएगा। डी में तो कांस्टेंट ही आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, कहाँ सब जगह सेम ही आएगा। अब कितना आएगा हमें निकालना है बच्चा, दिमाग लगाओ। फॉर्मूले से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो। पहले कॉन्सेप्ट मैच करो, उसके बाद फॉर्मूला इस्तेमाल करो। चलो देखो बच्चा, बोलो बेटा, इसको सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या दिया जाए। सिर्फ आंसर नहीं, मुझे लॉजिक भी चाहिए। कौन बोलेगा, शिवम शर्मा बोलेगा, बोलो शिवम शर्मा। शिवम सर बोलो, लॉजिक सोचो। सर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसके लिए क्या लगाएंगे लॉजिक। सर मैंने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, तो उस पर डिफरेंशिएशन कर दो। सर इसमें तुम बोलो। सर इसमें मेरे ख्याल से नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि लॉजिक सर क्योंकि ये कंडक्टर है तो उसको जो हम चार्ज देते हैं तो वो अपने सरफेस पे फैला देता है सर उसको, तो मतलब वो चार्ज उतना नहीं रहता जितना हमने दिया है, जैसे कि बाकी के केसेस में। उस्मान, आर यू देयर। यूनिफॉर्म रहेगा सर।
बोलो। यूनिफॉर्म रहेगा सर। यूनिफॉर्म रहेगा। नॉन उज्ज्वल? यूनिफॉर्म स्मॉल क्यू की वजह से। सर वहाँ पे जो उज्ज्वल? क्यू चार्ज है उसकी वजह से रिपल्सन होगा, इसके चार्ज मूव करके अपोजिट साइड में चले जाएंगे, इसलिए गुड। नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्वाजी? सर मैंने ही बोला था सर। हेलो सर। हाँ सर इसमें नेट चार्ज यूनिफॉर्म होगा, वैसे तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा ना क्यू को, मतलब क्वाजी? सर कैपिटल क्यू सर यूनिफॉर्म रहेगा सर। राखी? नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। चलो पूछता हूँ एक बात अब। हाँ हाँ, तुम लोगों ने देखो बेटा, पहली बात तो सोचो, अगर कंडक्टर यूनिफॉर्म होता है या कुछ भी होता है ना बेटा, ये तो बात पक्का यकीन करते हो ना कि चार्ज जो भी होगा बेटा सरफेस पे होगा और कहीं नहीं होगा। बोलो। यस सर। तो मुझे बताओ, अगर तुमने यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी का फॉर्मूला पढ़ा है तो हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। 0। किसकी वजह से? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या स्फीयर की वजह से? नेट इलेक्ट्रिक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं बच्चा, स्फीयर की हॉलो वजह से होता है। स्फीयर के अंदर जो फील्ड 0 होता है वो सिर्फ खुद की वजह से होता है ना। जब तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, जब फॉर्मूला तुमको पढ़ाया गया था तो सिर्फ उस बॉडी की वजह से पढ़ाया गया था ना बच्चा। बोलो, है ना। Yes, sir. तो हॉलो स्फीयर अगर यूनिफॉर्म हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है अपने खुद की वजह से, है ना। तो अब बताओ, क्या इसकी वजह से इन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था? नो सर। No. नहीं ना, प्रीवियस पार्ट बी में क्या पढ़ा हमने कि इस कंडक्टर की वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा, Yes, sir. यस सर। है ना। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि क्या होना चाहिए? बोलो, नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना बेटा। बोलो, ठीक है। तुम लॉजिक ये भी कह सकते थे कि इस पे जो चार्ज होगा बेटा, है ना, वो इस वाले चार्ज से रिपल्सन महसूस करेगा और यहाँ चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। बोलो बच्चा, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आओ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है बेटा नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल का हमारा मतलब क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर। बोल बच्चा, हर जगह ही लिखोगे ना बेटा। बोल, नेट पोटेंशियल का मतलब ये ना हुआ इन दोनों के पोटेंशियल का सम, है ना बेटा। तो अब सोचो, नेट पोटेंशियल हमारा इन दोनों का सम है ना बेटा। तो अगर मैं एट ए वाला पॉइंट पे सोचूं, है ना बेटा, बी वाले पॉइंट पे सोचूं या सी वाले पॉइंट पे सोचूं, ये तो मैं कंफर्म जानता हूं बेटा कि इसके लिए हमें कोई टेंशन है ही नहीं। इसके तो बहुत सिंपल काम है, के क्यू बाई रेडियस, के क्यू बाई डिस्टेंस। बोल बच्चा, इसका तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बच्चा, है ना। मेन समस्या किसके लिए है? बोलो, मेन समस्या हमारा कंडक्टर के लिए है ना, क्योंकि कंडक्टर का पोटेंशियल सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए पढ़ा हमने। बोलो, और चार्ज यहाँ पे है बेटा नॉन यूनिफॉर्म, यही समस्या है ना। Yes, sir. ठीक है। तो अब बताओ, पूरे फॉर्मूले में सोचो कंडक्टर के लिए, सॉरी हॉलो स्फीयर के लिए, क्या कोई मैंने फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म का बताया था? याद करो। भूल गए। कहा था मैंने कि सेंटर वाले पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा, चाहे यूनिफॉर्म हो और चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। समझा बच्चा? नोट्स को चेक करना अपना तुम, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, है ना बेटा। सेंटर का पोटेंशियल हमेशा इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, इस सेंटर से इस चार्जेस की दूरी तो बराबर रहेगी ना बेटा। बोल, ये चार्ज यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ये चार्ज की डिस्टेंस सेंटर से तो हमेशा बराबर है ना बेटा। बोल, यस सर। Yes, sir. और पोटेंशियल का मतलब किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से बेटा। पोटेंशियल तो स्केलर है ना। यस सर। बोलो, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी पॉइंट का नहीं निकाल सकते एक्सेप्ट सी। बोलो, सी वाले पॉइंट के अलावा तुम किसी भी पॉइंट का नहीं निकाल सकते बेटा, क्योंकि बाकी का फॉर्मूला ही नहीं पता हमको, है ना। इसलिए पहले हम सी का निकालेंगे,
सी के लिए क्या कहेंगे, वी नेट इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल, के क्यू बाई 3r, और प्लस स्फीयर की वजह से के क्यू बाई आर। बोलो बच्चा, Yes, sir. ये बात समझ में आई Yes, है ना। sir. और अब हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके बोलेंगे कि ए और सी का पोटेंशियल, ए और बी का पोटेंशियल भी बराबर रहेगा। बोलो बेटा, हम कॉन्सेप्ट से कहेंगे कि पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल सेम ही ना होता है। बोलो, पूरे वॉल्यूम का पोटेंशियल सेम ही ना होता है बेटा, नेट पोटेंशियल। तो जितना हम सी का निकालेंगे उतना ही ए का होगा, उतने ही बी का होगा। बोलो बेटा, बोलो, बी नेट पोटेंशियल सी का हमने कैलकुलेट किया, लेकिन कॉन्सेप्ट से बोल दिया कि उतना ही ए का होगा, उतने ही बी का होगा। ये बात क्लियर हुई सबको? बोल बेटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा क्या भाई? सर साधु हो गए सब लोग? नहीं सर, आगे आगे मौन धारण क्यों कर लिए भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. चलो आगे देखो। अब ई वाला पार्ट की बात करें। ई वाला पार्ट का एबीसी पे सिर्फ कंडक्टर की वजह से निकालो। अब हम बात कर रहे हैं बेटा ड्यू टू कंडक्टर ओनली, ड्यू टू कंडक्टर ओनली। हम समझ चुके हैं सी वाला पॉइंट, तो हमारे कोई टेंशन वाला पॉइंट है ही नहीं। ये सिंपल के क्यू बाई आर, कहानी खत्म। बोलो, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ए का पोटेंशियल निकालना होगा बेटा, अगर ए पे निकालना होगा तो ए पे निकालना हमारे लिए भारी समस्या है। क्यों? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, है ना बेटा। तो हम कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे? देखो, हम कहेंगे देखो वी ए का पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर ओनली, हम क्या बोलेंगे, बी नेट माइनस बी एट क्यू। बोलो बेटा, बोल सकते हैं? Yes, sir. नेट पोटेंशियल निकाल करके इस क्यू का पोटेंशियल माइनस कर लो, तो जो पोटेंशियल बचेगा वो किसके वजह से बचेगा? ए की वजह से। समझ में आ गया? यस सर। तो नेट पोटेंशियल कितना था बेटा, के क्यू बाई 3r प्लस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई 2r। बोलो बच्चा, आई बात समझ में? उसी तरह से बी पे निकालना मुझे होगा, तो फिर से वही बोलेंगे कॉन्सेप्ट, बी नेट माइनस वी क्यू। क्या बोलेंगे? बी नेट वही है के क्यू बाई 3r प्लस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई 4r। बोल बच्चा, होगा? आई बात समझ में? यस सर। लिख लो, बोलो बोलो बोलो। Sir. हाँ, Sir. बोल बच्चा। सर नॉन यूनिफॉर्म क्यों है सर? वो वाला कंसेप्ट फिर से एक बार बता दीजिए। सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट तो ये है कि यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के अंदर स्फीयर की वजह से फील्ड जीरो होता है ना। यस सर। लेकिन हमारे केस में जीरो आया था क्या स्फीयर की वजह से अंदर फील्ड? नो सर। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। यस सर। आगे बात समझ में? यस सर। जल्दी लिखो। कंडक्शन क्या इवेंट है बेटा, बताओ? जब कोई एक चार्ज कंडक्टर हो, उस कंडक्टर से दूसरे कोई अनचार्ज कंडक्टर को जोड़ दो, तो पहले वाले कंडक्टर से दूसरे वाले कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर जाता है। बोलो बच्चा। यस सर। इसी इवेंट को क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन बोलते हैं, है ना बच्चा। यस और तुम्हें क्या पढ़ाते हैं इसके बारे में कि अगर दोनों का शेप और साइज बिल्कुल सेम हो बेटा,
तो दोनों पे चार्ज बराबर आएगा, याद है? यस सर। लेकिन अब हम बोलते हैं बेटा कि अगर शेप और साइज बराबर नहीं है, शेप और साइज बराबर नहीं है बच्चा, ठीक है, तो दो कंडक्टर को हमने आपस में टच कर दिया है ना बेटा, क्या कहेंगे? इफ टू कंडक्टर्स कम इन फिजिकल कांटेक्ट, है ना बेटा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, है ना, या फिर और कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, है ना बेटा, या उनको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो बेटा, है ना, तो क्या होगा? बोलो बेटा, क्या होगा? बोलो। चार्ज फ्लो करेगा, है ना बेटा, चार्ज फ्लो करेगा, समझा ना? कहां से कहां फ्लो करेगा बेटा? तो कहोगे हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से, है ना बेटा, लो पोटेंशियल वाले पॉइंट में चार्ज क्या होगा बेटा? ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट पे चार्ज मूव कर जाएगा। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, है ना बच्चा। और नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करेगा? बोलो। नेगेटिव से पॉजिटिव में। बोलो बच्चा, समझा? ठीक है ना? ठीक। और कुछ भी होगा, है ना, तो क्या कहेंगे? एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। समझा बच्चा? याद है ना? कोई भी सिस्टम अपने आप को कहां ले आना चाहता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, है ना बच्चा। कोई भी सिस्टम अपने आप को कहां ले आना चाहता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, है ना बेटा। और बोलो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है? कम। बोलो बोलो। कम। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, याद है ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, है ना बच्चा। तो हमेशा क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी हमेशा घटेगी। सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या होगी बच्चा? घटेगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज करेगा, है ना बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करवाने के लिए पॉजिटिव चार्ज हाई से लो मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करेगा? बोलो। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ठीक है बेटा। और चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा? बोलो। जब तक बोलो इक्विलिब्रियम बेटा। इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। हाँ, चार्ज फ्लोज अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, है ना बेटा। ठीक है। और इक्विलिब्रियम कब आएगा? बोलो। जब दोनों Until- साइड का पोटेंशियल बराबर हो जाए। बिल्कुल सही बात। दे एक्वायर सेम पोटेंशियल, है ना बच्चा। जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए बेटा, तब तक हमारा चार्ज फ्लो करता रहेगा। ठीक है बच्चा। और फाइनली दोनों का जब पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया बेटा, यस है ना। तो क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट, है ना बेटा, लॉस हो गया, है ना। एंड मोस्ट ऑफ इट, है ना बेटा, गोज, ज्यादातर इसमें चला जाता है। किसमें? इन थर्मल एनर्जी में, हीट में चला जाता है ज्यादातर एनर्जी। समझे बेटा? ज्यादातर एनर्जी कहां चला जाएगा? बोलो। हीट में चला जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लॉस करके बेटा काइनेटिक एनर्जी गेन तो किया नहीं। दो कंडक्टर को आपस में टच करो, चार्ज फ्लो कर जाएगा, है ना बेटा, है ना। ठीक है। लेकिन किसी में कोई काइनेटिक एनर्जी गेन तो हुआ नहीं, इसका मतलब पूरा लॉस हो गया। ठीक है बच्चा, लिख लो। ओके बेटा, राखी, कोई बात नहीं। तो चलो एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो। एक हमारा स्फीयर है बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस आर,
इसको चार्ज दिया बेटा हमने Q, ठीक है, और एक और स्फीयर लिया बेटा, इसका रेडियस हमारा है 2r, इसको भी दिया Q, और इन दोनों को जो दूरी है सेंटर टू सेंटर, ये r जो है बेटा ये कैपिटल R से बहुत बड़ा है, कैपिटल R से बहुत बड़ा है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया बेटा जिसमें एक स्विच लगा है, ठीक है, ये क्या है A और ये B है ना बच्चा। सवाल में क्या है, A एंड B आर कंडक्टिंग स्फीयर्स, है ना बेटा, these two आर कंडक्टिंग स्फीयर्स, दो हमारे कंडक्टर के स्फीयर है बेटा, है ना। सवाल कहता है इफ स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच को क्लोज कर दिया जाए, है ना, तो सवाल कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज फ्लो करेगा, है ना बेटा। दूसरा थर्मल एनर्जी डेवलप्ड, कितना हीट डेवलप होगा। बनाओ बच्चा। अमित शुक्ला का आया आंसर, बाकी बच्चे भी करो। सर स्मॉल आर इनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस है या सरफेस से। हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आर बहुत बड़ा है ना।
बनाते जाओ बच्चा। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं। देखो बेटा, ये तो क्या बात बिल्कुल सही है कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा बेटा, है ना। लेकिन तुम इसका ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है। सिंपल सोचो कि तुम कहीं से कहीं चार्ज को फ्लो करा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना बेटा। चलो मैंने मान लिया है बेटा एक्स फ्लो कर गया, तो इस पे चार्ज हमारा कितना हो गया, क्यू माइनस एक्स। इस पे हो गया बेटा क्यू प्लस एक्स, है ना। और फाइनली अब दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए बेटा, है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे बेटा पहले वाले का पोटेंशियल और दूसरे वाले का पोटेंशियल सेम, है ना बेटा। तो देखो अपने खुद के चार्ज की वजह से इसका कितना पोटेंशियल होगा, तो बोलोगे के क्यू माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, फिर प्लस, देख बच्चा इसके वजह से यहाँ पोटेंशियल, है ना बेटा। तो इसके वजह से यहाँ पोटेंशियल नहीं बोल पाएंगे बेटा, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है ना, ये दूरी बहुत ज्यादा है, तो ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू बी बी। तो बी का देखो बेटा अपने खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो के क्यू बाई एक्स डिवाइड बाई टू आर प्लस इसके वजह से वहां पोटेंशियल, तो जीरो हो जाएगा बच्चा। अब देखो के बाई आर कैंसिल करो, तो क्या होगा क्यू माइनस एक्स इक्वल टू क्यू प्लस एक्स बाई टू। इसका मतलब बेटा टू क्यू माइनस टू एक्स बराबर क्यू प्लस एक्स, सो एक्स इक्वल टू क्यू बाई थ्री। बोल बच्चा, ठीक है। अब चलो बी पार्ट के लिए। बी पार्ट में कहता है बेटा हीट डेवलप्ड, है ना बेटा। तो देखो अगर मुझे हीट डेवलप की बात करनी है ना बेटा, तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, जितना पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान हुआ उतना ही हमारा हीट डेवलप हो गया, है ना बेटा। तो पहले का एनर्जी क्या बोलेंगे बेटा, यू सेल्फ प्लस यू म्यूचुअल। बोल बच्चा यू सेल्फ प्लस यू म्यूचुअल। तो बोलो बेटा पहले यहाँ कितना एनर्जी था, तो बोलोगे यू सेल्फ के क्यू स्क्वायर बाई टू आर प्लस उसके लिए के क्यू स्क्वायर बाई टू इंटू टू आर, ठीक है बच्चा। और यू म्यूचुअल ये जीरो, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बोलो बेटा इसका अपना एनर्जी प्लस इसका अपना एनर्जी प्लस इस सिस्टम का एनर्जी, है ना बच्चा। इसका एनर्जी म्यूचुअल जीरो, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है बच्चा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा बेटा 3/4 के क्यू स्क्वायर बाई आर, है ना। अब चलो बच्चा यू फाइनल फिर से यू सेल्फ और यू म्यूचुअल,
यू सेल्फ के क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2r प्लस के क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2r। म्यूचुअल बेटा जीरो हो जाएगा, है ना, बोलो म्यूचुअल हमारा जीरो हो जाएगा, है ना बच्चा। अब x का वैल्यू पुट कर लो, ये बेटा q/3 यहाँ पुट करो, q/3 यहाँ पुट करो, कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा k इंटू माइनस एक्स q/3 2q/3 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 4q स्क्वायर बाई 9 डिवाइड बाई 2r प्लस कितना बेटा, यहाँ देखो q प्लस एक्स q/3 4q/3 का स्क्वायर करो 16/9, है ना बच्चा। तो हो गया k इंटू 16 क्यूब स्क्वायर बाई 9 डिवाइड बाई 4r, है ना बेटा। ये कितना हो जाएगा देखो बच्चा, ये देखो 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 4 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो 4 प्लस 2 6/9, 6/9 कितना हो जाएगा, तो 2/3 के क्यूब स्क्वायर बाई आर होगा बच्चा, बोलो ठीक है। तो देखो पहले ये एनर्जी था, अभी ये एनर्जी है बेटा, तो लॉस कितने की एनर्जी हुई, लॉस कितना बोल देगा बेटा, बोल हीट डेवलप कितना हो गया, तो कहेंगे H इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो देख बेटा पहले हमारा था 3/4, तो 3/4 माइनस 2/9, 3/4 माइनस 2/9 कितना, के क्यू स्क्वायर बाई आर कितना हो जाएगा 2/3, ये हो गया 9 माइनस 8, तो ये हो गया बेटा के क्यू स्क्वायर बाई 12r। समझ गया बच्चा, के क्यू स्क्वायर बाई 12r, लिख लो। सेल्स मतलब छिलका, सेल का मतलब होता है छिलका, है ना, मतलब बहुत पतला, ठीक है। चलो करो, दो कंडक्टिंग स्फीयर हो गए बच्चा, सेल्स हो गए, दोनों हॉलो स्फीयर है ए और बी। सर डिस्टेंस रेडियस दोनों का आर दिया हुआ है, दोनों को आर दे दिया क्या मैंने, 2r होगा। हेलो हाँ ये 2r होगा बच्चा, ठीक है। करो बच्चों करो,
चलो देखो बच्चा, अब जब स्विच को हमने क्लोज कर दिया बेटा तो चार्ज फ्लो करेगा, है ना बेटा। और चार्ज फ्लो तब तक करता रहेगा बेटा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना। देखो बच्चा, मान लिया स्विच कर दिया तो यहाँ हो गया -x, यहाँ हो गया बेटा +x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब लिखेंगे बेटा हम लोग क्या, देखो कि BA इज इक्वल टू VB, है ना बेटा। तो देखो बेटा ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल अपने खुद के चार्ज की वजह से कितना लिखोगे, K इंटू Q माइनस एक्स बाई आर, फिर प्लस। अब देख बेटा इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ये तो अपने खुद की वजह से हुआ ना बेटा। अब देखो बेटा इसकी वजह से भी होगा ना यहाँ, तो इसकी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा पोटेंशियल, तो कहेंगे K Q कैपिटल Q प्लस एक्स डिवाइड बाई 2R इज इक्वल टू B का पोटेंशियल। अब देख बेटा इस वाले पॉइंट पे अपने खुद के चार्ज की वजह से K Q प्लस एक्स डिवाइड बाई कितना बेटा R 2R प्लस इसके वजह से बेटा वहां पोटेंशियल, तो K Q माइनस एक्स बाई 2R। बोलो बच्चा, आई बात समझ में? बोलो सर तो क्या दिख रहा है बेटा, बोलो। यहाँ पर 2R आएगा, बस R ही आएगा क्योंकि सरफेस के बीच में डिस्टेंस तो बस R इस ही वाले है। में बस सर। नहीं बेटा, स्फीयर के नहीं सर। फॉर्मूले को देखो, हर बार डिस्टेंस हम लोग बेटा सेंटर से ही लेते हैं ना। फॉर्मूले को रिवाइज करो, हर बार डिस्टेंस कहां से बेटा, फ्रॉम सेंटर ओनली। ठीक है, तो ये कट गया बच्चा, तो कितना आ गया K बाई R, क्या आ गया बेटा K Q, वहां से ले आओ तो ये हो गया K Q माइनस एक्स बाई 2R इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा Q माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू Q आ गया ना बेटा। बोलो, इसका मतलब सारा का सारा चार्ज अंदर से बाहर फ्लो कर जाएगा, अंदर में कुछ भी नहीं बचेगा ना बेटा। बोल, ठीक है। बी वाले पार्ट में आओ, हीट डेवलप्ड U इनिशियल माइनस U फाइनल, है ना बच्चा। अब देखो U इनिशियल फिर से बोलेंगे U सेल्फ प्लस U म्यूचुअल, है ना बच्चा। सेल्फ कितना बेटा K क्यूब स्क्वायर बाई 2R प्लस बाहर वाले का K क्यूब स्क्वायर बाई 2 इंटू 2R, ये हो गया बेटा सेल्फ एनर्जी। अब चलो म्यूचुअल, म्यूचुअल कैसे निकालते हैं बेटा, तो एक का चार्ज और दूसरे का पोटेंशियल, है ना बच्चा। एक का चार्ज और दूसरे का पोटेंशियल, तो एक का चार्ज, चलो अंदर वाले का चार्ज ले लिया मैंने, आवाज नहीं आ रही है सर। कैपिटल क्यू, के कैपिटल क्यू बाई 2R। आई बात समझ में? अंदर वाले का चार्ज और बाहर वाले का पोटेंशियल होगा बच्चा, तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा K बाई R, K बाई 2R कॉमन ले लो तो चाहे 4R कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ बेटा, ये 2 क्यूब स्क्वायर और ये बेटा क्यूब स्क्वायर और प्लस 2 क्यू होगा बेटा। बोल, ठीक है। अब देखो बेटा फाइनली, जब फाइनली कहोगे तो फाइनली अंदर वाले पे चार्ज है ही नहीं, सिर्फ एक ही चार्ज है बाहर वाले बस, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा K Q प्लस Q का स्क्वायर बाई 2R, है ना बेटा, 2 इंटू 2R। ये बात समझ में आई बेटा? सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले का सेल्फ एनर्जी, क्योंकि अंदर में चार्ज है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज बाहर जा चुका है बच्चा, है ना। तो हीट कितना हो गया बेटा, हीट हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल ये रहा बेटा, U फाइनल ये रहा, दोनों में K बाई 4R कॉमन ले लो, क्या बच्चा बेटा, ये हो गया 2 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यू माइनस ऑफ Q प्लस Q का स्क्वायर, है ना बेटा। तो देखो ना 2 क्यू कट जाएगा, क्यूब स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, वहां से बचेगा क्यूब स्क्वायर, तो आंसर हो गया K क्यूब स्क्वायर बाई 4R, है ना बच्चा। ये बात आई समझ में?
तो जो हमने इस सवाल में सीखा बेटा, है ना, उसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख लो, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख लो, है ना बेटा। पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने बेटा, कि अगर दो कंसेंट्रिक स्फीयर हो, दो कंसेंट्रिक स्फीयर हो, है ना बेटा, और अगर दोनों को जोड़ दोगे तो अंदर से सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, है ना बेटा। कॉन्सेप्ट क्या सीखा, इफ टू कंसेंट्रिक conducting spheres are joined, क्या होगा, सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा बाहर वाले सरफेस पे, है ना बेटा। देन all the charge, है ना बेटा, flows to आउटर सेल, है ना बेटा, बाहर वाले पे चला जाएगा सारा का सारा चार्ज, है ना बेटा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। समझा बच्चा, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब तुम्हारा एक काम ये है कि एचसीवी से, है ना बेटा, या फिर एनसीईआरटी से, है ना बेटा, ये टॉपिक पढ़ लोगे। ठीक है, वेन डी ग्राफ जनरेटर, है ना, ये जो पढ़ाया मैंने अभी, जो एक क्वेश्चन कराया, इसका बेसिक प्रिंसिपल, वेन डी ग्राफ जनरेटर का बेटा बेसिक प्रिंसिपल यही है जो मैंने यहाँ लिखा है ना बच्चा। बस एक बार तुम उसको रीडिंग मार लेना कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग तो ऐसा ही होता है बच्चा, लिख लो एक बार, रीडिंग जरूर मार लेना वेन डी ग्राफ जनरेटर से, सब लोग को बोल रहा हूँ बेटा। सर ये तो हेल्स द इल्किन क्या है, दीपक क्या लिखे हो समझ नहीं आया मेरे को। सर ये तो हेल्स द किन, हेल्स द इल्किन क्या है, अब चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस। होमवर्क क्या था, किसी को याद है, मुझे तो नहीं याद। हाँ, कंडक्टिंग सेल्स हैं, कोई नहीं बोल रहा, बोलो। एक्सरसाइज सेक्शन जे छोड़ के एक्सरसाइज 1 का दोनों पार्ट पूरा। ओके ठीक, कहाँ तक कर चुके थे डिस्कस, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट। यस सर, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट। ओके, हाँ नहीं सर, था, हाँ। ठीक ठीक, सीट निकाली जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। सेक्शन 1 में कहां तक कर चुके हैं डिस्कस बेटा हम लोग, सेक्शन आई तक कर चुके हैं क्या, आई तक, एच कर चुके हैं, कोई बोलो। सर एच हो गया है, आई करना है, एच हो गया, एच भी हो गया, आई करना है। ठीक है, आई निकालो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन आई निकाला जाए बच्चा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन आई, बोलो बेटा, कोई पूछना है इसमें है, I1 to I5, I5 बता, I5 बता दो। देखो तो बच्चा I5 में क्या कहता है सवाल, I5 में कहता है बेटा कि व्हाट डू यू प्रेडिक्ट बाय द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज enclosed by a closed surface, in a closed surface lines which are leaving the surface
आर डबल देन द लाइंस विच आर इमर्जिंग इंटरिंग इट। बोल बेटा, इंटर करने का वाले का फ्लक्स कैसे मानते हो? इंटर करने वाले का फ्लक्स कैसा बेटा? पॉजिटिव। नेगेटिव। इंटर करने वाले का फ्लक्स नेगेटिव, बाहर निकलने वाले का फ्लक्स पॉजिटिव। भूल गया? इमर्जिंग फ्लक्स पॉजिटिव, इंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव। नोट्स में चेक करना, साइन कन्वेंशन। ठीक है बच्चा? तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइन कौन सा वाला है यहाँ पे? इंटर करने वाला कि लीव करने वाला? बोलो। लीव करने वाला। तो रिजल्टेंट फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव? रिजल्टेंट फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना बच्चा? रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा हो गया पॉजिटिव। तो बोलो बेटा, रिजल्टेंट फ्लक्स अगर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड पॉजिटिव हो गया ना? ठीक है। अब चलो पार्ट 2 में आओ। पार्ट 2 का सेक्शन आई। पार्ट 2 का सेक्शन I1 to I5। Nothing to ask। I3 पूछना लक्ष्य को। पार्ट 1 I3 का सर I3 बता दो। पार्ट 1 का I3 देखो। पार्ट 1 के I3 में फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोफ्लूइड थ्रू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r of charge 8.85 at the center and other equal charge at the point 3r। बट पूछने का सवाल है, कभी फ्लक्स निकालना है इसमें, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पूछते हो तुम लोग यार, तो दिमाग लगाओ। सर पार्ट 1 का I10 बताइए। हाँ भाई, पार्ट 1 में I10 कहाँ से आया? 5 ही सवाल थे ना उसमें। पार्ट 2 में I10। पार्ट 1 में तो 5 ही क्वेश्चन है जी। पार्ट 2। हाँ पार्ट 2 में आओ। पार्ट 2 का I1 to I5 में I3 पूछा किसी ने? देखो I3 में ये भी नहीं बताऊंगा, खुद से देखो। I3 के बाद I7। I7 में देख बच्चा, I7 एक में क्यूबिकल सरफेस है, तो क्यूबिकल सरफेस का फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देख बच्चा, पहले हमारा एक क्यूब ऐसा दिया हुआ है और रॉड जो है वो लंबा है, रॉड क्यूब के साइड से लंबा है। तो देख बेटा, थोड़ी देर बाद ये चार्ज ऐसे इंटर कर जाएगा, तो बताओ क्या हुआ? अभी फ्लक्स बढ़ गया ना? चार्ज इनक्लोज बढ़ गया ना, तो फ्लक्स बढ़ गया। अब थोड़ी देर बाद जब ये यूं हो जाएगा तो क्या बोलोगे? फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। यस सर। बोलो, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। अब देखो यहां से लेके यहां तक क्या है? फ्लक्स कांस्टेंट है ना? अब इसके बाद क्या हुआ? फ्लक्स घट गया, इंक्रीज हो गया। और फिर इसके बाद क्या होगा? फ्लक्स जीरो हो गया। तो फ्लक्स पहले इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर घटेगा। बोलो, है ना? चलो आगे चलो। सर I5 और I7 के I6 बाद I10। I5 I6 I5 नहीं, खुद से करो। I5 सर खुद से I10। करो, I6 भी खुद से करो। डाइपोल है, डाइपोल की वैसे पता है ना, डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है। डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है और डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। I10। I10 देखो, I10 में कहता है कि फिगर शोज टू लार्ज सिलिंड्रिकल सेल्स यूनिफॉर्म डेंसिटी प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। देख बच्चा, ऐसे बना सिलिंड्रिकल सेल्स है ना बेटा, अंदर वाले का डेंसिटी माइनस लैम्डा, बाहर वाले का प्लस लैम्डा। ठीक है बच्चा? अब यहां से एक पॉइंट चार्ज क्यू इस स्फेरिकल सिलिंड्रिकल सरफेस में घूम रहा है ऐसे। ठीक है? तो कहता है हमें निकालना है रॉड पॉइंट चार्ज की स्पीड निकालनी है। ठीक है? तो देख बच्चा, अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? v² बाई r होना चाहिए।
और इस एक्सीलरेशन के लिए इसको ऐसे फोर्स मिलना चाहिए। इसका मतलब QE इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, देखते बच्चा, इस वाले की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे, लिखोगे 2K लैम्डा बाई R प्लस बाहर वाले की वजह से अंदर फील्ड 0, हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इंटू M इंटू B स्क्वायर बाई R। अब खुद से करवा आगे चलो। आई 14 नहीं सुन पा रहा हूँ तेरी आवाज। दक्ष, दक्ष तुम लिखो, कमेंट में लिखो। I11 कहता है पॉजिटिव चार्ज Q is placed at distance 4r from the center of a disk of radius r. Magnitude of flux through the disk is phi. Now a hemispherical cell of radius capital R is placed on the disk such that it form a closed surface. The flux through the curved surface क्या होगा, माइनस पाई होगा ना रे, बताओ। अगर तुम डिस्क के ऊपर सरफेस लगा दोगे तो सरफेस कैसे बन जाएगा, बन जाएगा ना क्लोज सरफेस, बोलो। अगर डिस्क के ऊपर स्फीयर लगा दोगे तो बन जाएगा क्लोज सरफेस, और उस क्लोज सरफेस से पॉइंट चार्ज बाहर है ना बेटा। इसका मतलब स्फीयर का और डिस्क का मिला करके फ्लक्स 0 और डिस्क का फाई, तो स्फीयर का कितना, माइनस फाई ना। सेक्शन आई में और कोई 14 A cylinder on hose surface there is a vertical electric field of varying magnitude as shown. The electric field is uniform at the top surface as well as on the bottom surface. डायग्राम को देख के बताओ फील्ड ज्यादा कहाँ पे है, नीचे या ऊपर? ऊपर। ऊपर ज्यादा है, तो कौन सा फ्लक्स ज्यादा है, निकलने वाला या इंटर करने वाला? निकलने वाला। क्या मतलब ज्यादा कौन सा फ्लक्स है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो नेट चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आओ, कहां तक कर चुके थे बोलो हम लोग? 2 पार्ट 2 में कहां तक कर चुके हैं बेटा? कोई कुछ नहीं बोल रहा। 12 तक कर चुके हैं, तो 12 से आगे बोलो। 12 से लेके 15 तक कोई डाउट है? 14 पूछना लुभावनी को। देखो बेटा 14 नंबर 14 कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैरीज इन स्पेस अकॉर्डिंग टू रिलेशन B बराबर 3x प्लस 4y, V इक्वल टू 3x plus 4y. A particle of mass 10 kg start from rest at the point 2, 3.2. चलना शुरू किया 2, 3.2. ठीक है। Find the speed in meter per second of the particle when it crosses x axis. ये इनिशियल पॉइंट, ये मूव करके गया, एक फाइनल पॉइंट से क्रॉस किया, फाइनल पॉइंट पे x एक्सिस क्रॉस किया। इसका मतलब कंफर्म है कि y कोऑर्डिनेट 0 है बेटा, है ना, लेकिन x का पता नहीं। ठीक है, तो कहता है इसका स्पीड क्या होगा। चार्ज हमारा 1 कूलम है। देख बच्चा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई जे कैप। इसका मतलब हो गया माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया 5 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया पार्टिकल का QE/m। बोल बच्चा, Q कितना दिया देखो 1 कूलम, और मास हमारा 10 किलोग्राम। इसका मतलब हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? अब देखो ये पार्टिकल का ड्राइंग बनाओ, मतलब इसके मोशन का डायग्राम बनाओ x, y। तो देख बच्चा 2, 3.2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3.2, यहाँ कहीं होगा बेटा ये 2, 3.2, है ना बेटा। ठीक है, यहां से चलना शुरू किया, कैसे फोर्स लगा देखो,
फोर्स लगा इसको x में -3, मतलब ऐसे फोर्स लगा, और y में लगा -4, तो ऐसे फोर्स लगा। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा बेटा। अब ये है मैग्नीट्यूड 3 और ये है मैग्नीट्यूड 4, इसका मतलब ये एंगल हो गया बेटा 53 डिग्री। बोलो, ये बात समझ में आई? तो अगर ये हमारा बेटा 53 है तो ये ऐसे गिरेगा पॉइंट आकर के यहाँ पे, है ना। अब मैंने मान लिया कि ये वाला पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस हमारा x है, ठीक है बच्चा। तो क्या लिख दोगे, tan 53 इक्वल टू y हो गया बेटा 3.2 और x हो गया 2 + x, ये बेटा 4/3। बोलो, देखा? छोड़ो, कोई बात नहीं। अब बोलो छोड़ो, x निकल जाएगा इससे। बोलो बेटा, x निकल जाएगा, तो इसका भी निकल गया कोऑर्डिनेट, इसका भी निकल गया कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस s निकल जाएगा बच्चा, है ना। एक्सीलरेशन पता है तुमको, तो स्पीड निकल जाएगा v² = u² + 2s। बात समझ गए? आगे चलो 14 की आगे 16 देखो बच्चा। 16 में क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बेटा, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम वन फेस इनसाइड ए यूनिट कर्व इज वेरिंग सो इन द फिगर, फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। कहता है क्यूब से कितना फ्लक्स होगा, है ना बच्चा। तो क्यूब से कितना फ्लक्स होगा ये जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि चार्ज इनक्लोज निकाल लो। बोलो बच्चा, क्यूब से कितना फ्लक्स है जानने के लिए उस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है वो निकाल ले तो प्रॉब्लम सॉल्व, है ना बच्चा। अब चलो क्यूब का डायग्राम बनाओ। क्यूब का डायग्राम देखो बच्चा, क्यूब के डायग्राम में ये जो हमारा है बेटा, ये है एक्स एक्सिस, है ना। तो देखो बेटा, एक्स पे डिस्टेंस पे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे डेंसिटी वेरी कर रहा है। ग्राफ देखो, बच्चा, वेरी कर रहा है ना। डेंसिटी एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना बच्चा, डेंसिटी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो चार्ज निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो यहां से एक्स दूरी पे dx का एलिमेंट्री लिया। अब देखो बच्चा, dx का एलिमेंट्री का शेप कैसे होगा, देखा बेटा, ऐसा होगा बेटा, dx के एलिमेंट्री का शेप ऐसा होगा बेटा, है ना। तो बोलो इस dx के एलिमेंट्री वाले में कितना वॉल्यूम आएगा, dx के एलिमेंट्री में वॉल्यूम कितना आएगा बच्चा, dv। तो ये था 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, तो हो गया बेटा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू dx। बोल बच्चा, ठीक है। तो इसके ऊपर dq कितना हो जाएगा, तो कहेंगे रो इंटू dv। तो टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ रो dv का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रो dx। हो गया बच्चा, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ रो dx का मतलब क्या हो गया, तो ग्राफ के अंदर का एरिया, बोलो बेटा, ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लो। कितना होगा बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कितना है बेटा, ये हमारा है 1/2 + 1 और हाइट हमारा है बेटा 12 नॉट होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर दे बेटा, इस वाले में निकल गया फ्लक्स 1/4 होगा ना सर, कहाँ बेटा, ये वाला नहीं रे, 1/4 से 3/4, तो 1/2 होगा डिस्टेंस। ओके सर। आगे चलो, तो टाइम खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो अब आगे का देख लो होमवर्क बेटा। फिर आगे का होमवर्क में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कहां से बच गया अभी हमारा, 16 तक कर लिया हमने, तो 17 से लेकर के 20 तक, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 ये करना है कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा होमवर्क है। डीईपी पहले कौन सा दिया था करने के लिए, बोलो। आपने कंप्लीट दिया था सर, पार्ट 2 हाँ दिया था मैंने कंप्लीट, मुझे कल डिस्कस करना है चीजें। डीईपी कहाँ तक दिया था, 15 शायद।
15? कोई और बताओ। 14 दिया था 14 14 दिया था। 14 दिया था, तो डी 15 कर लेना। ठीक है बच्चा। 15 बी 15 दिया था सर आपने। 15 दिया था सर। तो 16 कर लेना। चलो हाँ बोल रहा था सर। ठीक है बच्चा, चलो इतना ही आज के लिए। बाय बच्चा। बाय सर।